हेलो फ्रेंड्स, टॉपर्स मेनिया में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है, हमने उसमें ट्रायंगल ख़त्म कर लिया, हमने सर्कल भी ख़त्म कर लिया। अब हम आज रियल नंबर ख़त्म कर रहे हैं, जो कि काफ़ी छोटा चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमको जाननी है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, फैक्टर्स, मल्टीपल्स और कंपोजिट नंबर। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी और बेसिक चीज़ भी बता दे रहा हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक नंबर लाइन हम जानते हैं क्या होता है। तो मैं नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लो 0 है, ये 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा। उसी तरह लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, क्योंकि ये नंबर लाइन शो करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर देखो, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 और ऐसे ही -1 -2 -3 -4, ये सारा इंटीजर होता है। ये जो है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, मतलब माइनस इनफाइनाइट से ये प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पूरा पूरा नंबर ही रहेगा। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, ये नहीं कि इसके बीच का 0.1 हो गया या फिर 1.1 हो गया, 1.2 हो, 2.2 हो गया, इस टाइप की चीज़ें नहीं रहेंगी। ये पूरा पूरा नंबर की है, तो मतलब 1 है, 2 है तो पूरा पूरा 2 है, 3 है तो पूरा पूरा 3 है। ये नहीं कि इसमें हाफ हो गया या ऐसा कुछ नहीं। इंटीजर पूरी पूरी वैल्यू होती है, वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो आपका इंटीजर हो गया। अब देखो, इसी इंटीजर के बाद अब आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 1 2 3 4, याद रखना होल में 0 भी आता है, ठीक है ना। होल नंबर में 0 भी आता है और ये पॉजिटिव केवल होता है। तो ये 0 से आपका पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर में ये आपका सिर्फ ये 0 वाला जो है ये नहीं आएगा। बाकी जितने भी पॉजिटिव होल नंबर रहेंगे, पॉजिटिव होल नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को छोड़ के, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक, वो आपका नेचुरल नंबर होता है। तो हमने क्या जाना? हमने जाना इंटीजर। इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जो पूरी पूरी वैल्यू होगी, मतलब -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, मतलब इसके बीच की कोई संख्याएं नहीं आएंगी, बस केवल 1 2 3 4 ऐसे ऐसे पूरा पूरा रहेगा। होल नंबर में 0 को इंक्लूड करके पॉजिटिव वैल्यू जितना रहेगा। नेचुरल नंबर के 0 को छोड़ के बाकी पॉजिटिव वैल्यू जितना रहेगा 1 2 3 4। और रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर भी आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पूरा जाएगा, लेकिन उसमें ये बीच की वैल्यूज भी आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे है ये -3.2, ये भी आ जाएगा, -3.6 वो भी आ जाएगा। मतलब नंबर लाइन पे जो ये बीच में भी जो भी वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे 0.125 भी कहीं पे होगा, तो वो भी आपका, ये सारी चीज़ें जो होती हैं रियल नंबर में आती है। और साथ ही साथ 0 1 2 3 ये भी रहता है, तो ये भी रियल नंबर में आता है, ठीक है ना। अब इससे हम एक चीज़ देख लो, क्या देख लेते हैं। रियल नंबर जो होता है वो आपका सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारी चीज़ें रहती हैं, बस उसमें बीच की वैल्यूज जो रहती हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं। फिर आ जाता है आपका होल नंबर। होल नंबर में माइनस वाली सारी ख़त्म हो जाती हैं, 0 से 1 2 3 4। फिर आ जाता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 को भी हटा देते हैं, बाकी 1 2 3 4 पूरा इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लो, हम प्राइम नंबर वगैरह देख लेते हैं क्या होता है। देखो, प्राइम नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो और उसमें भी एक तो 1 हो और दूसरा वो खुद संख्या हो। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से मान लो 10 तक का मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो, ये जो 1 लिखा है, इसका क्या 2 फैक्टर हो सकता है? कहोगे नहीं, इसको हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं लिख सकते हैं। 1 × 1 करोगे तो वो तो 1 ही लिख दिए, तो इसको हम, ये आपका प्राइम नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। अब इस 2 को देखो, इस 2 को क्या तुम 2 चीज़ें लिख सकते हो? 2 फैक्टर बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 लिख सकते हैं, × 2 लिख सकते हैं। ये 2 फैक्टर अलग अलग हो गए, तो ये तुम्हारा जो हो गया पहला प्राइम नंबर होता है,
ठीक है, इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं। ठीक, तो तुम्हारा 1 जो हुआ इसको हटा देते हैं, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये 2 जो है ये हमारा प्राइम नंबर हो गया, पहला प्राइम नंबर। और एक चीज़ जान लो, ये एक लौता इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ये भी जान गए, 2 चीज़ जान गए 2 के बारे में। अब 3 देखो, 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3। इसके अलावा हम कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी तुम्हारा प्राइम नंबर हो गया। अब इसको देखो पहला प्राइम नंबर बोल सकते हो, इसको पहला इवन नंबर बोल सकते हो, प्राइम इवन प्राइम बोल सकते हो। अब ये जो है ये पहला ऑड प्राइम हो गया, 1 इंटू 3 जो है ये पहला ऑड प्राइम हो गया। अब देखो 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो ये 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हो जा रहे हैं, इसलिए ये जो है प्राइम नहीं है। 5 क्या प्राइम है, बिल्कुल है, 1 इंटू 5 लिख सकते हैं। 6 प्राइम है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं। 7 प्राइम है, हाँ है, 1 इंटू 7 लिख सकते हैं। 8 है, नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 3, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। 10 के भी ज़्यादा फैक्टर हो गया। मतलब ऐसी संख्या जिसका केवल एक या तो एक, और एक चीज़ देखो इन सब में देखो जो जो प्राइम में बताएं उसमें सब में 1 1 आ ही रहा है, ठीक है ना। और दूसरा क्या आ रहा है, वो खुद संख्या ही आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, 3 है तो 3 आ जा रहा है, 5 है तो 5 आ जा रहा है, 7 है तो 7 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक। अब आगे देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर आर 2 आर मोर नेचुरल नंबर दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। अब देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, पहली बात 2 नंबर की हम बात करेंगे, जब भी को प्राइम नंबर्स की बात करेंगे, यहाँ पे नंबर्स होगा, को प्राइम नंबर होगा तो हम 2 नंबर में आपस में कंपैरिजन देखेंगे। जैसे 2 लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कोई कॉमन फैक्टर है, हम 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें हम कॉमन फैक्टर 1 1 है, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखा है, 2 आर मोर नेचुरल नंबर दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो 2 और 3 में देखो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो ये आपका को प्राइम हो गया। अगर 2 और 3 की बात करते हैं हम तो ये आपस में को प्राइम हो जाएगा, 2 और 3 आपस में को प्राइम होगा। ये एक चीज़ लिख दिया मैं, देखो को प्राइम नंबर से लिखूंगा ऊपर। अब देखो मैं अगर 2 को 4 के साथ कंपेयर करूं तो क्या इस ये को प्राइम होगा। देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 2, और 4 को क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 2। तो अब इसमें देखो कॉमन क्या क्या आ गया, इसमें 1 आ गया, इसमें 2 भी आ गया एक कॉमन, ठीक है ना। और इसमें क्या कहा है, दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। लेकिन इसमें तो 2 आ गया, तो इसका मतलब ये आपस में को प्राइम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसी 4 को मैं मान लो किसी और संख्या के साथ लिख देता हूँ, 5 के साथ लिख दे रहा हूँ। अब इस 4 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2, और 5 को क्या लिखेंगे हम 1 इंटू 5। अब देखो इसमें कॉमन क्या जा रहा है, केवल 1 कॉमन आ रहा है, हाँ, तो मतलब ये 4 और 5 जो है ये आपस में को प्राइम है, ठीक। तो इससे हमको क्या समझ में आया, देखो मैंने छोटी छोटी संख्या ली है, अगर मैं 8 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे 9 लिख दे रहा हूँ, तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको 1 इंटू 3 इंटू 3। इसमें भी कॉमन फैक्टर देखो सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कोई भी संख्या ले लो जिसमें कॉमन फैक्टर अगर 1 आता है तो वो आपका को प्राइम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको को प्राइम भी समझ में आ गया। अब देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स हालांकि मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स हम किसी संख्या को, मान लो कोई भी संख्या मैंने ले लिया, मैंने 8 ले लिया, ठीक है ना। अब इस 8 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर देंगी वो उसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो, जैसे इसको 1 डिवाइड करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, 1 8 जा 8। क्या 2 डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, 2 4 जा 8। 3 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 4 डिवाइड करेगा, हाँ करेगा, 4 2 जा 8। 5 डिवाइड करेगा, नहीं। 6 डिवाइड करेगा, नहीं। 7 डिवाइड करेगा, नहीं। 8 डिवाइड करेगा। तो ये जो 4 होते हैं ये इसके फैक्टर हो गए, 1 2 4 8, ये 8 के फैक्टर हो गए। 8 जिस जिस संख्याओं से डिवाइड होगा वो उसका फैक्टर कहलाएगा। इसी तरीके से मान लो मैंने 15 ले लिया, 15 देखो क्या किस किस संख्या से डिवाइड हो रहा है वो उसका फैक्टर हो जाएगा। 1 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। और एक चीज़,
देखो फैक्टर जो होता है पहले तो 1 तो होगा ही होगा और साथ ही साथ वो संख्या भी होगी। ये याद रखना कि 1 भी होगा और 8 तो फैक्टर 8 का फैक्टर होगा ही होगा। मान लो कोई भी संख्या दिया है 15 मान लो दिया है, तो मैं क्या जान गया, 1 भी 15 का फैक्टर होगा और 15 खुद भी उसका फैक्टर होगा। उसके अलावा जो रहेंगे वो एक्स्ट्रा रहेंगे। अब 15 वाले में देखो क्या आएगा, 1 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, 3 5 15 ठीक है, 4 से नहीं हो रहा है, 5 तिहाई 15 5 भी हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सीधे 15 ही होगा, ठीक है ना। अब ये 4 जो हो गए ये इस 15 के फैक्टर हो गए। तो ये होता है फैक्टर, मतलब वो संख्या कितनी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। और देखो अब मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स ये होता है कि जैसे मैंने 8 बताया, 8 कि 8 इन 4 संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, तब वो फैक्टर कहलाता है। ये खुद किस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो फैक्टर होता है, और ये कितने नंबर को डिवाइड करेगा वो इसका मल्टीपल होता है। जैसे 8 किसको किसको डिवाइड कर सकता है, एक 8 को डिवाइड कर सकता है, 8 से छोटी किसी संख्या को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो 8 किसको डिवाइड कर सकता है, 8 को डिवाइड करेगा, 16 को डिवाइड करेगा, 24 को डिवाइड करेगा, 32 को 8 चौक 32, हाँ 32 को डिवाइड करेगा। ऐसे ऐसे 8 का जो मल्टीपल होगा उसको मल्टीपल्स कहते हैं। 8 जिन जिन संख्याओं को डिवाइड कर दे वो मल्टीपल करता है, 8 खुद जिन जिन संख्याओं से डिवाइड हो जाए वो फैक्टर कहलाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हमको 15 का मल्टीपल निकालना है तो एक तो 15 खुद होगा, फिर 30 45 60 75 90 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। मतलब इन सारी संख्याओं को 15 डिवाइड कर देगा, तो वो मल्टीपल्स कहलाते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। पहली बात तो ग्रेटर देन 1 होगा, और दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज़्यादा कम। अब देखो पहले वो तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होने का मतलब एक से तो एक और खुद, ये 2 तो फैक्टर हो गए, इसके अलावा कोई फैक्टर होना चाहिए। जैसे मान लो लिख दिया मैंने 2 मैंने लिखा, तो 2 के क्या 2 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर होंगे, नहीं होंगे, 1 इंटू 2 ही तो लिख सकते हो। 3 को भी हम कंपोजिट नंबर नहीं कह सकते क्योंकि 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 3 होंगे, ठीक है। अब चलो 4 लिखते हैं, 4 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा और 4 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। फैक्टर मैंने बताया था जिन जिन संख्याओं से वो खुद डिवाइड हो। अब देखो यहाँ पे इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गया, इसके यहाँ पे देखो 4 फैक्टर हो गया ना, मतलब ये जो 4 है ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो पहला कंपोजिट नंबर जो हो गया वो 4 हो गया, ठीक है। अब देखो 5 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 5, 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया, 6 भी जो है कंपोजिट नंबर हो गया। अब 7 को देखो 1 इंटू 7, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, जहाँ नहीं है वहाँ पे मैं कट कर दे रहा हूँ। अब देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका फिर 4 भी रहेगा फैक्टर, और इसका मल्टीपल नहीं, ये मतलब कॉमा लगा लेना, ये 4 भी इसका मल्टीपल रहेगा और ये इसका 8 भी मल्टीपल रहेगा। तो ये देखो 8 के इतने सारे फैक्टर हो गए, ठीक है। तो 8 के इतने सारे फैक्टर हो गए, मतलब मोर देन 2 फैक्टर हो गए, इसका मतलब ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखो 9 को देखो, 9 को 1 1 3 3 और 9, ठीक है ना, इतनों से 9 डिवाइड होगा, तो ये भी देखो आपका कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखो 9 तक मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि 9 जो है पहला ऑड नंबर ऐसा होता है जो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। 9 जो होता है पहला ऑड नंबर होता है जो कंपोजिट नंबर होता है, और पहला कंपोजिट नंबर इवन जो होता है वो 4 होता है। और इवन क्या मतलब, इवन ऑड कुछ भी बोलो, पहला जो कंपोजिट नंबर होता है वो भी 4 होता है, पहला इवन कंपोजिट नंबर भी 4 होता है, लेकिन पहला ऑड कंपोजिट नंबर जो होता है वो 9 होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो देखो इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें मैं एक कराऊंगा, बाकी आपको करना है, ठीक है ना। जैसे मैं 140 का लिख रहा हूँ, देखो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, तो कितनी बार जाएगा, 2 7 जा 14 और 0, ठीक है ना। फिर 2 से जाएगा 35 बार, फिर अब 35 देखो किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 7 35, और फिर 7 एक बार। अब देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसको 2 लिख दोगे,
इंटू 5 इंटू 7। तो देखो इस तरीके से लिखा जाता है प्राइम फैक्टर के टर्म में। अब देखो प्राइम फैक्टर के टर्म में पूछा तो ये 2 भी प्राइम है, ये 5 भी प्राइम है, ये 7 भी प्राइम है, ठीक है ना। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 4 × 5 × 7 लिख दो, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फिर प्राइम नंबर नहीं है ना। तो इसको 2 की पावर में, मतलब सबको उसकी पावर के फॉर्म में लिख देना। चलो एक और मैं कर दे रहा हूँ 156 का। 2 7 14, 2 3 6, ठीक है, सॉरी 2 8 16 हो जाएगा ना। 2 7 14 जब करोगे तो 1 बचेगा, तो 2 8 16। फिर 2 से करो तो 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से करो, 3 1 9 3, 3 3 9। फिर 13 से ही जाएगा क्योंकि 13 खुद प्राइम नंबर है। तो इसका भी देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया। इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये 3 ये 2 5 इसको आप करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। देखो सबसे पहले ये जान लो, ये फॉर्मूला होता है एक, LCM into HCF इज इक्वल टू जिस नंबर का LCM निकालना है 2 नंबर का, तो उन दोनों का प्रोडक्ट लिखोगे। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। अब देखो जब 2 नंबर का LCM निकालना है और उसके बाद HCF निकालना है, तो LCM की वैल्यू यहाँ रखोगे, HCF की वैल्यू यहाँ रखोगे, और साथ ही साथ 26 × 91 करके तुम देखोगे LHS इक्वल टू RHS अगर आएगा तो मतलब LHS इक्वल टू RHS करके उसके बाद लिख दोगे वेरीफाइड, ठीक है ना। जैसे प्रूफ्ड लिखते हो प्रूफ करने के बाद, उसी तरह इसको LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर लिख के उसके बाद LCM HCF पहले निकाले ही रहोगे क्योंकि LCM HCF भी तुम्हें निकालना है। उसके बाद इसको इस तरीके से वेरीफाई कर दोगे। तो चलो 26 और 91 का देखते हैं। 26 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 13, और 91 को क्या लिख सकते हो, 13 7 91 होता है। देखो टेबल आपको नहीं याद है तो फिर कैसे करोगे, तो 91 को 2 टर्म में लिखो, तो 13 7 91 मुझे पता है, तो 7 इंटू 13, ठीक है ना। अब देखो LCM इसका क्या हो जाएगा, अब लिखो LCM क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू कॉमन वाला टर्म, तो ये 13 मैंने लिख दिया। और HCF क्या होता है, HCF जो केवल कॉमन हो, जैसे दोनों में 13 13 है तो मैंने 13 लिख दिया, ठीक है। अब LCM इंटू HCF करके वेरीफाई कर लो। तो LCM हमारा क्या आ गया, अब लिख दो यहाँ पे एक बार LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। अब LCM लिखो 2 इंटू 7 इंटू 13, HCF लिखो 13 इक्वल टू फर्स्ट नंबर 26 और सेकेंड नंबर 91, ठीक है। तो 13 13 यहाँ हमको पता है 169 होता है, और 7 दूना 14, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा, और 6 9 जा 54, और 9 दूना 18, 19 20 21 22 23, तो ये आएगा। देखो क्या यही आ रहा है, 26 को 91 से करो तो 6 6 9 44, ठीक है वही आ रहा है, ठीक है ना, वही आएगा। और इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुम देखोगे 2366 ही आएगा, और इधर भी 2366 रहेगा। तो लिखोगे LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ पे लिख दोगे वेरीफाइड, ठीक है। चलो अब एक और कर लेते हैं, और एक मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, उसको आप खुद करना। देखो दूसरा क्या लिखा है, 510 और 92, 510 और दूसरा नंबर क्या लिखा है 92। अब देखो 510 को पहले करो, फैक्टर करो, 2 से करो तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10। अब देखो ये क्या 3 से जाएगा, तो 3 से क्या करते हैं, 5 5 10 11 12, इसको सम करते हैं। अगर उसका सम 3 से डिवाइड होगा तो मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से किया तो देखा कि 12 आ रहा है, तो डिवाइड हो रहा है। तो 3 8 24 और 3 5 15। अब 8 5 13 हो गया, तो ये डिवाइड नहीं होता, ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 का नम 5, 5 7 35, और फिर ये 17, 17 का नम 17। तो देखो ये 2 3 5 17 जो है ये भी प्राइम टर्म ही है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। हम 92 को देखते हैं, 92 को कैसे लिखेंगे, 2 4 जाए, 2 6 जा, और फिर 2 23 बार जाएगा, फिर 23,
ठीक है ना। तो ये हो गया। अब एलसीएम देखो क्या क्या होगा, एलसीएम जो दोनों में कॉमन हो वो एक बार लिखते हैं। जैसे ये 2 एक बार आ गया तो इसको मैंने लिख दिया 2, ये मैंने लिख दिया 2। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो एक और 2 बच गया तो मैंने उसको भी लिख दिया। एलसीएम में पहले कॉमन वाले को एक बार लिख देते हैं, उसके बाद जो जो बच जाता है उसको पूरा लिख देते हैं। अब देखो ये 2 एक बार और लिख दिया, फिर मैंने देखा 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, फिर 23 आ रहा है। ये आपका एलसीएम हो गया। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तुम्हारा हो जाएगा 2, जो कॉमन आ रहा है वो 2 केवल लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब देखो, अब हमें क्या लिखना है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ, सॉरी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब एलसीएम लिखो, एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब देखो ये एलसीएम जो है इसको हमने, देखो मैंने आपको बताया था कि इसको प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखेंगे। प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखोगे तो ये देखो 2 जो 2 बार लिखा हुआ है इसको आप एक बार पावर में लिख दोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है ना। और ये 23 और फिर एचसीएफ 2 हो गया। और फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर आपका हो गया 510 गुणे 92। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ आपको, ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इतने का मुझे पता है क्या होगा, ये 510 का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया 510, और फिर ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से तो 4, और 23 गुणे 4 जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा 92। ठीक है ना, और इधर मेरा 510 गुणे 92 था। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 2 5 दूना 10 और 9 का 9 मतलब 19, और 5 9 45 1 46, देखो इतना आएगा। अब फिर इधर भी मल्टीप्लाई कर लो ये, तो ये वही चीज़ आ जाएगा 4692। तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपको यहीं पे धीरे से बता दे रहा हूँ, आप इसको देख लेना। ये जैसे ये लिखा है 510 और 92 लिखा हुआ है 92, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ, ये 0 को मैं हटा देता हूँ, 0 तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ क्योंकि 0 तो आएगा ही आएगा। तो अब क्या बच जाता है हमारा, 92 गुणे 51 बच जाता है। ठीक है ना, इसको रफ करो। अब हमारा क्या केवल बच जाता है 91 गुणा 51 गुणा 92। ठीक है ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि फर्स्ट टर्म, ये दोनों के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया आपका 2। ठीक है ना। अब देखो ये दोनों अंदर वाले टर्म मतलब 9 और ये 5 दूना 10, तो इसको हम जोड़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जोड़ दिया, तो 5 दूना 10 और 9 का 9, तो 10 और 9 19 हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, एक कैरी हो जाता है। ठीक है ना। अब फिर क्या करते हैं, पहले मैंने लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया था, एक मिनट फिर से बताता हूँ, 51 गुणे 92 था ना, तो मैंने पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया था, फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने फर्स्ट टर्म को इधर वाले को लास्ट से और फिर ये दोनों अंदर वाले ऐसे मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, अब हमको ये दोनों का टेंस डिजिट मल्टीप्लाई कर देना है, 9 पचे 45 और एक ये जो कैरी आया था 46, तो ये आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। या फिर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 5192, इस तरीके से ज़्यादा सही रहेगा। आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 2, फिर आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 दूना 10 और 9 9 का 9, तो उन दोनों को जोड़ो तो 19, तो 9 आ गया, एक कैरी बच गया। अब इस एक कैरी को 5 9 45 और एक 46 में जोड़ दो तो ये आपका 4692 आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, HCF इन दोनों का 9 दे रखा है, LCM हमको निकालना है। तो देखो जिस फार्मूले से हम पीछे वेरीफाई कर रहे थे उसी फार्मूले का यूज़ करके यहाँ आपको करना है। ठीक है ना। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM आपका क्या निकालना है, LCM को तो हमको निकालना ही निकालना है। HCF हमारा 9 दे रखा है, फर्स्ट नंबर हमारा 306 है और सेकंड नंबर 657 है। बस LCM यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, LCM इक्वल टू 306 इंटू
657 अपॉन 9। अब 9 सत्ते 63 और 9 त्रिक 27 और 73 को 306 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 छक्का 18 और 3 त्रिक का 9 और 7 7 6 या 42 और 7 त्रिक 21 तो 8 2 9 4 13 2 2 ये आ जाएगा 22328। ये आपका आंसर हो जाएगा LCM। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। √2 इज इरेशनल। देखो √2 को हमको इरेशनल प्रूफ करना है। इससे पहले क्लास 9 में हम कुछ चीज़ें जो पढ़ चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो रेशनल के लिए सबसे सिंपल चीज़ हम जानते हैं रेशनल नंबर के लिए कि हम किसी भी नंबर को अगर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल होता है और q डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है ना, कि q 0 नहीं होगा और p/q के फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो रेशनल होगा। अगर हम किसी नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो इरेशनल होगा। और साथ ही साथ हम कुछ टर्म्स और पढ़े थे, जैसे एक हमने पढ़ा था रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें देखो 3 कंडीशन बनती हैं। उन तीनों कंडीशन में हम देख लेते हैं कौन सा रेशनल होता है कौन सा इरेशनल होता है। अगर p/q के फॉर्म में कोई चीज़ हम लिख रहे हैं और वो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जा रहा है, जैसे कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे देखो हम √2, अभी देखो हमको ये √2 इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हमको पता है √2 को जो हम लिखेंगे तो इसकी कुछ देखो वैल्यू तो आएगी। तो √1.414 एक मिनट इसको मैं ज़रा मिटा दूँ। 1.414 ये √2 की वैल्यू आती है और ये आती जाएगी ना ही तो ये कभी मतलब कटेगी, ये बस केवल चलती चली जाएगी और रिपीट भी नहीं करेगी। ठीक है ना, तो इसलिए भी ये इरेशनल होता है। यहाँ पे तो फिलहाल हमको प्रूफ करना है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखो टर्मिनेटिंग में क्या आ जाता है, एक होता है टर्मिनेटिंग कि मतलब हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं या फिर उसके रूट अगर निकाल रहे हैं उसका तो वो टर्मिनेट हो जा रहा है। तो अगर वो टर्मिनेट हो जा रहा है तो एक कंडीशन ये हो गया। एक हो रहा है नॉन टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इसमें 2 कंडीशन होती हैं। एक तो वो रिपीट करेगा कुछ वर्ड के बाद, रिपीटिंग, एक होगा नॉन रिपीटिंग। तो देखो अगर वो टर्मिनेट हो जा रहा है तब तो वो रेशनल होगा, और नॉन टर्मिनेट है और रिपीटिंग है, जैसे मान लो 0.32 लिखा है, फिर 32 लिखा है, फिर 32 लिखा है, फिर 32 लिखा है, तो देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये 32 ऐसे चला जाएगा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन ये 32 रिपीट हो रहा है बार बार। अगर बार बार ऐसे रिपीट होने लगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये क्या होगा, ये भी रेशनल होगा। और इरेशनल की सिर्फ एक कंडीशन थी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे मान लो 0.32643769528 मतलब ऐसे चला जाएगा और रिपीट नहीं करेगा, तो ये आपका होता है इरेशनल। ठीक है ना, इतनी चीज़ें आप याद रखना। अब चलो प्रूफ करते हैं। अब देखो √2 को रेशनल हमें इरेशनल हमें प्रूफ करना। अब बताओ हम इसको कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कोई तरीका है √2 को इरेशनल प्रूफ कर दें। √2 को ना हम p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे, अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इसके उल्टा मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर √2 इज रेशनल। ठीक है ना, हम उसके उल्टा मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर √2 इज रेशनल, देन देयर exist positive integer a and b such that √2 is equal to a/b। ठीक है ना, हमको रेशनल प्रूफ करना है, तो हमने मान लिया कि 2 इंटीजर a/b, उसके फॉर्म में हम √2 को लिख दे रहे हैं a/b। ठीक है ना, अब यहाँ पे b डज नॉट इक्वल टू 0 वेयर a and b आर को प्राइम।
अब को प्राइम क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ कि जब दो टर्म में जो फैक्टर कॉमन हो वो सिर्फ वन कॉमन हो तो वो दो डिजिट जो होते हैं, वो दो अंक जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं। को प्राइम के लिए पहली बात तो दो नंबर होना चाहिए, जैसे यहाँ ए और बी है, ठीक है ना। अब हम ए का फैक्टर निकालें और बी का फैक्टर निकालें तो उसमें सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए, एक, इसके अलावा कोई टर्म कॉमन ना हो, तब वो को प्राइम होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब रूट टू इक्वल टू ए बाई बी हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें आगे करने के लिए कुछ नहीं बचता है, हम क्या कर सकते हैं, हम केवल दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर किए तो हमारे पास क्या आ गया, टू इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर को उधर भेज दो तो टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हमने लिख दिया। अब बताओ हम यहाँ से क्या कुछ कह सकते हैं, टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो हो गया, क्या हम इसमें कुछ कह सकते हैं। हाँ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो टू से मल्टीप्लाई हो रहा है टू बी स्क्वायर से, तब वो ए के बराबर हो रहा है, ए स्क्वायर के बराबर हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर जो होगा वो टू से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ए स्क्वायर किसके बराबर है, जब दो से उसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और बी भी देखो इंटीजर ही है, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंटीजर माना था, तो बी इंटीजर है, उसको टू से कोई मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर भी टू से डिवाइड होगा, ए स्क्वायर भी टू से डिवाइड होगा। तो चलो यही चीज़ हम लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से हमने कहा ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई टू, अगर ए स्क्वायर टू से डिवाइड होगा तो क्या ए टू से डिवाइड नहीं होगा, सच दैट ए इज आल्सो डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अब ए भी टू से डिवाइड होगा। अब अगर ए टू से डिवाइड होगा तो हम क्या कुछ लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, इसलिए सो वी कैन राइट, देखो क्या लिख रहे हैं, ए इज आल्सो डिवाइडेड बाई टू, ए आल्सो डिवाइडेड बाई टू, टू लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट ए इज इक्वल टू टू सी वेयर सी इज वेयर सी इज ठीक है। अभी तक देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा रूट टू को ए बाई बी लिखा, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने देखा ए स्क्वायर जो है वो टू का मल्टीप्लाई जब बी स्क्वायर में कर रहे हैं तब वो ए स्क्वायर के बराबर हो रहा है। इससे हम कह सकते थे कि ए स्क्वायर जो होगा वो डिवाइड होगा टू से। अब जब ए स्क्वायर टू से डिवाइड होगा, ए स्क्वायर जो है वो टू से डिवाइड हो रहा है, मतलब टू का मल्टीपल ही कोई होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो फोर का स्क्वायर है, अगर ये टू से डिवाइड हो रहा है, या टू का स्क्वायर भी टू से डिवाइड हो रहा है, तो ये टू भी तो टू से डिवाइड होगा। तो वही चीज़ हमने लिखा, ए स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है टू से तो ए भी टू से डिवाइड होगा। अगर ए टू से डिवाइड हो रहा है, ए टू से डिवाइड हो रहा है, ए टू से डिवाइड हो रहा है, तो मान लो अगर मैं इसको सिक्स मान लेता हूँ, ए स्क्वायर ए को अगर मैं सिक्स मान लेता हूँ, ये टू से डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको सिक्स को टू के फॉर्म में कुछ लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, टू इंटू थ्री लिख सकता हूँ। तो वही मैंने कहा कि अगर ए स्क्वायर जो है टू से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने ए को क्या लिख दिया, मैंने टू सी लिख दिया। टू सी का मतलब सिक्स डिवाइड हो रहा था तो टू के फैक्टर में मैं लिख दिया ना कि टू इंटू थ्री, तो वही मैंने थ्री की जगह यहाँ पे सी मान लिया हूँ कि कोई इंटीजर है सी, मैं उसको ए के बराबर मान लिया कि ए इक्वल टू टू सी, ठीक है। अब इसको पुट कर दो तुम इक्वेशन नंबर, इसको वन मान लो, इसको मैं वन मान लेता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में जब मैं पुट किया तो यहाँ पे होगा टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह मैं लिख दिया टू सी, तो टू सी का स्क्वायर यानी कि फोर सी स्क्वायर। अब देखो इस टू से ये टू कट गया, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर। अब देखो यही कंडीशन हमारी इक्वेशन वन में आई थी, इक्वेशन वन में आई थी हमारी कि टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर,
यहाँ पे हमारा आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 2c²। अब देखो यहाँ पे जो है ये बी स्क्वायर कब हो रहा है, जब 2 से हम सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो बी स्क्वायर होगा ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ देयरफॉर इसलिए बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। अब जब बी स्क्वायर डिवाइड होगा तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो b इज आल्सो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब देखो a भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब a और b में एक कॉमन फैक्टर आ गया 2, और 2 कॉमन फैक्टर है ही, और 1 तो होता ही है, सब में कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो इसका मतलब हमने जो माना था a और b को प्राइम हमने लिखा था, वो इसका मतलब गलत था, क्योंकि अगर को प्राइम है तो सिर्फ उसमें 1 कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 भी कॉमन हो गया। देयरफॉर इसलिए a and b have at least 2 कॉमन फैक्टर्स। ठीक है। सॉरी, एक लाइन मैं भूल ही गया लिखना। जैसे ए भी डिवाइड हो रहा है, बी भी डिवाइड हो रहा है, हालांकि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दिस मीन्स दैट a and b both are divisible by 2। ठीक है ना। अब यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, जो मैं पिछली लाइन लिख रहा था वो मैं लिख दे रहा हूँ। देयरफॉर a and b have at least 2 common factors। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, दैट इज 1 and 2। ठीक है ना। अब जब 2 कॉमन फैक्टर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने माना था कि a और b को प्राइम है, वो इसको खंडित कर दे रहा है, इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। a and b are co-prime। ठीक है ना। this contradiction arises। ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हुआ कि जैसे ए बी हमने को प्राइम माना था, ए बी हमारा को प्राइम नहीं आया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन राइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो एजम्पशन माना था कि √2 रेशनल नंबर है, वही हमने गलत मान लिया था। देयरफॉर इसलिए वी कंक्लूड दैट √2 इज इर्रेशनल। ठीक है ना। देखो बहुत अच्छे से समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। √2 को रेशनल मान लिया है, और जब हमने रेशनल मान लिया तो हम उसको a/b के फॉर्म में लिख पा रहे हैं।
ए बाई बी के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, और ए बाई बी जो है वो हमारा को प्राइम है। को प्राइम क्यों लिए? क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, सिर्फ 1। ठीक है, अब हम इसको स्क्वायर कर दिए दोनों साइड। स्क्वायर करने से क्या हो गया, हमारा 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। अब 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर जब आ गया तो इससे हम ये कह पा रहे हैं ए स्क्वायर जो होगा वो डिवाइडेड होगा 2 से, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, जब ए स्क्वायर डिविजिबल होगा तो ए भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे? अगर मैं मान लो 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर मतलब 36, ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है। तो जब 36 डिवाइड हो रहा है तो ये आपका 6 भी तो डिवाइड हो रहा है, 6 भी तो 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, मतलब किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है 2 से तो वो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 2 से, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो अगर ये डिवाइड हो पा रहा है 2 से तो मैं लिख दिया ए इक्वल टू 2c। अगर ए 2 से डिविजिबल है, ए अगर 2 से डिविजिबल है तब कोई संख्या आ रही है, इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल ही तो है। ए इक्वल टू 2 के लिख सकता हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे के की जगह मान लो सी माना है, ए इक्वल टू 2c। ठीक है, अब ए इक्वल टू 2c को जब मैंने क्वेश्चन 1 में पुट किया तो हमारा देखो क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर आ रहा था, यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ रहा था। तो हमारा यहाँ पे आ रहा था कि ये जो केवल स्क्वायर वाला टर्म है ये हमारा आ रहा था कि ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना, उसी तरह यहाँ बी स्क्वायर भी आ जाएगा कि केवल बी भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है ना, अब हमने क्या माना कि ए भी 2 से डिविजिबल है और बी भी 2 से डिविजिबल है। जब दोनों 2 से डिविजिबल है इसका मतलब ये को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम क्यों नहीं होगा? क्योंकि को प्राइम का ये होता है कि वो सिर्फ 1 जो हो उसमें कॉमन हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 1 भी कॉमन हो गया और 2 भी कॉमन हो गया, क्योंकि 2 से भी दोनों डिविजिबल है। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ए और बी जो हमने को प्राइम माना है वो चीज़ गलत माना है। अब ये जब इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यही हो सकता है कि हमने जो स्टार्टिंग में मान रखा है कि √2 जो है रेशनल है, तब ना हम उसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख पाए हैं। तो हमारा इसका मतलब ये एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। तो फिर मैंने वही लिख दिया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज़ एराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये जो हमने माना कि √2 रेशनल है यही हमारा गलत था। तो इससे हम ये कह पा रहे हैं कि √2 जो होगा वो इरेशनल होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, √2 इज इरेशनल, और हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा एग्ज़ाम में क्या पूछता है, हमारा यहाँ पे √2 की जगह √3 पूछ लेगा, √5 पूछ लेगा, √7 पूछ लेगा। कोई भी मतलब रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर पूछेगा। ठीक है ना, √2 भी तो प्राइम है, 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इसकी जगह आपका √3 पूछ लेगा। तो अगर देखो √3 पूछ लिया, √5 पूछ लिया या √7 कुछ भी पूछ लिया, अगर पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ उसको कैसे करना है। मान लो √5 पूछ लिया तो यहाँ पे √2 की जगह आपका √5 होगा, यहाँ पे √2 की जगह √5 होगा। √5 को हम ए बाई बी के बराबर मांगेंगे। फिर यहाँ पे हमारा 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये जब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर, ये 5 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, ए स्क्वायर मतलब 25 मान लो 5 से डिविजिबल है, तो हमारा 5 भी तो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहीं पे आ जाएगा कि ए आल्सो डिवाइडेड बाई 5, ए जो होगा 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 5c हम ले लेंगे। ठीक है ना, मतलब जहाँ जहाँ 2 रहेगा वहाँ वहाँ 5, अगर √5 पूछ रहा है रेशनल तो वहाँ 5 आ जाएगा, √11 पूछ रहा है तो वहाँ 11 आ जाएगा। अब देखो जब यहाँ पे ए इक्वल टू 5c आ जाएगा, जब यहाँ पे हम 5c पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25c स्क्वायर। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर। तो 5 से फिर यहाँ पे भी 5 रहेगा, 5b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 5b स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 5 से ये कटेगा जब, तो यहाँ पे 5b स्क्वायर आ जाएगा, 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो b स्क्वायर हम यहाँ पे आ जाएगा कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब b स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो मतलब b भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, जब दोनों 5 से डिवाइड हो गया इसका मतलब दोनों में एक कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा। ठीक, जब ये कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा इससे फिर हम कह पाएंगे कि ये को प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के अलावा इसमें एक 5 फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब हम जो मांगने थे ए और बी को प्राइम, ये गलत हो गया। और ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमने जो √5 को स्टार्टिंग में रेशनल माना है वो इसका मतलब इरेशनल है। तो यहाँ पर √5 इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ में आया? मतलब √2 पूछा है तो मैंने √2 हर जगह 2 आया, फिर यहाँ पे 4 आया। ठीक, अगर यहीं पे 11 होता तो यहाँ 11 चलता, यहाँ 11 चलता, यहाँ 11 चलता, यहाँ 11 होता, यहाँ पे 4 की जगह यहाँ 121 होता, फिर यहाँ 11 से 121 कटता तो यहाँ 11 हो जाता। फिर यही 11 हम बोलते हैं कि बी जो है 11 से डिविजिबल होगा। मतलब सब कुछ वैसे ही चलेगा। यहाँ पे 2 के साथ था तो 2 के साथ चला, 3 रहेगा तो 3 के साथ चलेगा, फिर स्क्वायर एक जगह आएगा वहाँ 9 हो जाएगा, फिर वो 3 से 9 कटेगा, फिर वहाँ 3 चलेगा। इसी तरह 11 वाले में 121 आएगा, वो फिर 11 से कटेगा। मतलब सेम प्रोसेस रहेगा,
लैंग्वेज वगैरह सेम लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि 5 रूट थ्री रेशनल है, जैसे हम रूट टू वाले को अभी हम इरेशनल से हम प्रूफ किए हैं, उसी तरीके से इसको भी स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, लेटस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी मतलब यहाँ पे देखो हमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम कॉन्ट्रेरी इसलिए लिखते हैं कि मतलब हम रेशनल मानते हैं। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल, हम रेशनल मान लिए। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। जैसे जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन में लिखे हैं वैसे ही लिखेंगे। सच दैट 5 माइनस रूट थ्री इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है ना। अब रूट थ्री को एक साइड लेते जाओ, तो 5 माइनस ए बाई बी इक्वल टू रूट थ्री, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5b माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू रूट थ्री, ठीक, इतना हो गया। अब देखो हमको क्या पता है, ए और बी जो है इंटीजर है। अगर ए और बी इंटीजर है तो क्या ये टर्म देखो आपका पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं हो जाएगा। अगर ये इंटीजर मान लो कुछ भी है, मान लो 5, बी को 1 मानता हूँ, बी को 1 मानता हूँ, ए को मान लो 2 मानता हूँ, और ये 1 हो गया, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 5 में से 2 गया, 3/1, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में हो गया ना, 3/1, मतलब ये रेशनल आ गया, ये रेशनल आ गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं रूट थ्री इज रेशनल। क्यों रेशनल लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखो, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, देयरफॉर इसलिए 5b माइनस ए अपॉन बी इज रेशनल। अगर ये रेशनल हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड अगर रेशनल आ जा रहा है आपका यहाँ से, ये वाला टर्म अगर हमको दिख रहा है कि ये रेशनल है, तो इसका मतलब रूट थ्री भी रेशनल होगा। बट क्योंकि हम पीछे रूट टू को जैसे हमने इरेशनल प्रूफ किया था, वैसे रूट थ्री भी हम समझ रहे हैं कि इरेशनल होगा। बट यहाँ पे लिखो दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that root 3 is irrational. So our assumption is wrong. Hence 5 minus root 3 is इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुल मिला जुला के जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, एक तो हम देखो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है। एक तो रूट थ्री रूट टू डायरेक्ट जो पूछता है, ठीक है ना, रूट थ्री हो गया, रूट टू हो गया, रूट 11 हो गया, या रूट 7 हो गया, कुछ भी, मतलब डायरेक्ट केवल रूट पूछेगा इरेशनल। एक ये पूछेगा जिसमें एक प्लस माइनस रहेगा, 5 माइनस रूट थ्री, या 2 माइनस रूट थ्री, या रूट 2 रूट 3, इस टाइप का भी पूछेगा। तो इसमें भी हम इसको ए बाई बी मान के और एक टर्म को उस साइड ले जाएंगे, और उसके बाद एक बार स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे ना, तो हमारा दिखेगा एक ही टर्म रूट बचेगा, बाकी सब जो है वो विदाउट रूट रहेंगे। तो उस रूट वाले टर्म को एक साइड रखोगे, बाकी सब एक साइड कर दोगे। जैसे यहाँ पे है रूट, यहाँ पे है, बाकी सब एक साइड करोगे, तो तुमको दिखेगा कि यहाँ पे ए और बी जो रहेगा वो इंटीजर रहेगा, तो ये तुम्हारा रेशनल हो जाएगा। जब ये रेशनल हो जाएगा तो तुम ये कहोगे कि ये इसका मतलब रेशनल है, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, क्योंकि ये रूट थ्री तो इरेशनल होता है। तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और जो भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा वही यहाँ लिख के लिख दोगे इरेशनल। ये हर सवाल के लिए। अभी जैसे और एक पूछेगा कि 2 रूट 3, डायरेक्ट ये बोलेगा, इसमें भी तुम ए बाई बी मानोगे, रूट 3 को एक साइड लिखोगे, ए बाई 2 भी लिखोगे। अब इसको लिख दोगे कि ए और बी इंटीजर है, इसलिए ये तुम्हारा रेशनल हो जाएगा, बट ये तो गलत हो जाएगा।
ठीक है ना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे 3√2 बोल दिया, अब इसको फिर वैसे ही करो। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 3√2 इज रेशनल। रेशनल मान लो, फिर लिखो देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम नंबर ए एंड बी। उसके बाद क्या लिख सकते हो, 3√2 इक्वल टू ए अपॉन बी, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये सारी चीज़ें स्क्वायरिंग करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर करना ही नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है। यहाँ पे लिखो √2 इक्वल टू ए अपॉन 3b। अब यहाँ पे लिखो √2 इज रेशनल, डायरेक्ट लिख दो √2 इज रेशनल। क्यों रेशनल, सिंस ए एंड, यहाँ पे 3b लिख देना, 3a एंड b आर इंटीजर, देयरफॉर इसलिए a अपॉन 3b इज रेशनल। जब a अपॉन 3b रेशनल होगा, a अपॉन 3b जब तुम्हारा राइट हैंड साइड रेशनल होगा तो इसका मतलब √2 भी रेशनल होगा। यहाँ पे रेशनल लिखा होगा, रेशनल, ठीक है ना। तो √2 रेशनल होगा। अब आगे वही कहानी लिख दो, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। देखो हर क्वेश्चन में इसमें एक ही लाइन लिखना है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी, उसके बाद लास्ट में दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज irrational, so our assumption is wrong, hence 3√2 is irrational। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, P इज अ मल्टीपल ऑफ Q। अब देखो P इज अ मल्टीपल ऑफ Q लिखा है, मतलब P इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ Q, मतलब Q का मल्टीपल है, तो Q और साथ में कोई इंटीजर मान लो Q की आ गया, ठीक है ना। देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड G, सॉरी यहाँ पे P एंड Q होगा, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा है, P और Q, इसको Q लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो P की वैल्यू तो आपकी Q को है और Q आपका Q है ही। अब इसी को पूछ रहा है आपका HCF, तो अब इसमें जो कॉमन फैक्टर रहेगा तो कॉमन फैक्टर Q ही तो रहेगा, तो इसका आंसर आपका Q हो जाएगा। ये आपका 1 नंबर वाले में पूछा जाएगा, इसको डायरेक्ट आपको टिक करना रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा मैं आपको बताया हूँ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, वह नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, ठीक है ना, जिसके 2 फैक्टर हो और वो एक तो 1 और एक खुद, वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। तो ऐसा 2 होता है, सबसे पहले 2 होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखा है तो 2 हो गया। अब स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बोला है, तो कंपोजिट नंबर में मैं बोला था जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, और यहाँ पे ऑड पूछा है, तो सबसे ऑड कौन सा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिख लो। अब देखो यहाँ पे 1 का 1 फैक्टर है, यहाँ पे 2 का 2 फैक्टर है, 1 और 2, तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। 3 का भी 2 ही फैक्टर होता है, ये भी कंपोजिट नहीं हुआ। 4 का क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ और फिर 2 × 2, ठीक है ना, ये होता है ना इसका फैक्टर। तो इसमें भी देखो 3 फैक्टर तो है, लेकिन ये इवन हो गया है। 5 में 1 × 5 होता है, तो मतलब ये भी नहीं हुआ। 6 में 2 × 3 × 1 रहता है, लेकिन ये भी जो है आपका इवन हो गया। 7 में 1 × 7 रहता है, तो ये भी नहीं हुआ। 8 भी नहीं होगा। 9 आपका हो जाएगा, क्योंकि ये 1 × 3 × 3 × 9, ये इंटू नहीं लगाएंगे, मतलब फैक्टर पूछा है ना कौन कौन से फैक्टर है, तो ये देखो ये 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और खुद 9 से भी डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, पहला स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो 2 और 9 हो गया, 2 नंबर, ठीक है ना। यहाँ से ये हो गया और ये हो गया। अब एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम देखो 2
और 3 × 3, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो डायरेक्ट 2 लिख लो, 3 × 3 लिख लो, तो 3 त्रिका 9 2 9 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा p को इस तरीके से लिखा जाएगा और ये q को, ये q की जगह g लिख के आ जा रहा है, फॉन्ट में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है ना, बाकी सब सही लिखा हुआ है। तो p और q है, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, देन एलसीएम ऑफ p q का एलसीएम। अब देखो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, जो पावर जो रहेगी हर सबका पहले फैक्टर निकालो प्राइम फैक्टर के टर्म में, प्राइम फैक्टर के टर्म में मतलब 2 के टर्म में, 3 के टर्म में, 5 के टर्म में, इस टर्म में लिख लो। 4 को अगर 4 आ रहा है कहीं तो उसको 2 × 2 ही लिखोगे, मतलब प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख लो। उसके बाद जो भी दोनों नंबर में जो भी जिसकी भी पावर जो सबसे ज़्यादा वाली रहेगी उसको लिखते चले जाते हैं एलसीएम में। तो ठीक है, अब पी को देखो क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 का स्क्वायर मतलब 9 दूना 18, a² b⁴, ठीक, ये हो गया। और q को क्या लिख सकते हैं हम, 5 चौका 20 मतलब 2 का स्क्वायर × 5 × a³ × b⁴। अब देखो इसमें क्या क्या मतलब कॉमन आ जा रहा है, बड़ी वाली पावर लिखते चले जाएंगे। जैसे 2 का स्क्वायर यहाँ है 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर बड़ी वाली पावर लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 3² है, नीचे वाले में आ नहीं रहा है 3, तो यहाँ पे 3² लिख लेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लेंगे, ऊपर वाले में 5 नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 5 एक बार लिख लेंगे। फिर a² है, ये a³ है तो a का क्यूब हम लिख लेंगे, बड़ी वाली पावर लिखते हैं। फिर b⁴ यहाँ भी है, b⁴ यहाँ भी है तो b⁴ लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 9, 4 × 9 × 5 और a³ और b⁴। अब देखो a³ b⁴ कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो आंसर, लेकिन मैं इसको कर दे रहा हूँ 5 9 45 और 45 दूना 90 होता है और 90 दूना 180, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 180 a³ और b⁴। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज। टोटल नंबर, देखो प्राइम नंबर का मैंने क्या बोला था, प्राइम नंबर जैसे 2 है तो इसके टोटल फैक्टर क्या हो सकते हैं, ये 1 से डिवाइड होगा और एक खुद से डिवाइड होगा। इसी तरीके से अगर 3 भी लेते हो तो 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 5 लेते हो तो 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, मतलब 2 फैक्टर ही होते हैं प्राइम नंबर के, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ लीस्ट कंपोजिट नंबर। अब लीस्ट कंपोजिट नंबर में मैंने आपको क्या बताया, 2 के 2 फैक्टर होते हैं 1 और 2, 3 के होते हैं 1 और 3, 4 का 1 2 और 4, तो मतलब यहाँ पे 4 ले लेंगे, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो 4 होगा, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर ये आपका 4 हो गया। और लीस्ट प्राइम नंबर यानी कि 2, लीस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, इसको 2² लिख सकते हो, इसको 2 लिख सकते हो, तो इसकी बड़ी वाली पावर कौन सी है, एलसीएम क्या लिखोगे, बड़ी पावर लिखते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर लिख देंगे। और एचसीएफ में क्या लिखेंगे, जिसकी पावर छोटी होती है और दोनों में होना चाहिए, दोनों में जो कॉमन है, तो यहाँ पे 2 ही केवल है कॉमन, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा है, तो 4:2 है, तो 2:1 हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 65 एंड 104 इज 13। अच्छा ठीक है, 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 5 और 104 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 8, 13 × 8, ठीक है ना। HCF 13 दे रखा है, एलसीएम ऑफ 65 और 104 इज 40x दे रखा है। अच्छा ठीक है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 दोनों में है तो 13 ले लोगे, 5 ले लोगे और 8 भी ले लोगे, क्योंकि 2⁴ है तो 2 एलसीएम में बड़ी वाली पावर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 13 × 5/40, तो ये 40, और एलसीएम आपको दे क्या रखा है, आपको एलसीएम दे रखा है 40x, ठीक है ना। तो अब 40 से 40 कट जाएगा तो x = आपका आ जाएगा 13, तो इसका HCF भी 13 होगा, एलसीएम भी 13 होगा, एलसीएम 13 नहीं होगा, x की वैल्यू 13 होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पेयर ऑफ इरेशनल नंबर। देखो ये इरेशनल नंबर के कुछ पेयर दे रखे हैं, दो
हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर, और इसका प्रोडक्ट जो है वो रेशनल होना चाहिए, प्रोडक्ट रेशनल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रूट 16 को क्या लिख सकते हैं, रूट 16 को हम डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं और रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2। ठीक है ना, तो क्या बोला है, प्रोडक्ट जो है रेशनल होना चाहिए, तो 4×2=8, मतलब ये आपका फर्स्ट ही हो गया। अब रूट 5 रूट 10 को रूट 10 लिख देंगे, तो ये तो आपका इरेशनल ही है। अब यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3√3। तो ये भी आपका रेशनल हो जाएगा, ये भी आपका रेशनल हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आ रहा है 6 और यहाँ पे आ रहा है आपका रूट 2, तो 6√2 ये आपका इरेशनल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है और सी जो है, ए और सी जो है वो आपका रेशनल आएगा, बाकी इरेशनल होगा। अब इसमें देखो ऑप्शन में एक गलती दे रखी है, यहाँ पे 6 केवल था, अगर यहाँ पे केवल 6 होगा तो ये भी आपका इरेशनल हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे समझ लो, केवल आप देख लो, केवल एक क्वेश्चन की तरीके देख लो, सारा अलग अलग मान लो। ठीक है ना, तो आपका ये और ये 2 टर्म जो है आपका, इसका प्रोडक्ट जो है वो रेशनल आ रहा है। ठीक है ना, और बाकी इन दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल आ रहा है। या एक चीज़ और देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है पेयर ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है ना, पेयर ऑफ इरेशनल नंबर जिसका प्रोडक्ट जो है वो रेशनल हो। ठीक है ना, ये पूछा है, मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। अब प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर, तो ये देखो, ये आपका रूट 16 जो है ये आपका 4 हो जाएगा, और ये रूट 4 जो है ये 2 हो जाएगा, मतलब ये रेशनल है। ठीक है ना, ये रेशनल है, इसको 4/1 और इसको 2/1 लिख सकते हो, तो ये आपका रेशनल है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि पेयर जो है इरेशनल होना चाहिए, ये इरेशनल है लेकिन इसका प्रोडक्ट भी इरेशनल आ रहा है, ये भी आपका इरेशनल है, ये रूट 2 इरेशनल है, तो इसका प्रोडक्ट भी इरेशनल आ रहा है। एक आपका सी केवल है ऐसा जो इरेशनल भी है और इसका प्रोडक्ट जो है रेशनल आ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर जो होता है वो ये 3 होता है, 3। ठीक है ना, एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो 99 है। ठीक है ना, इसके बाद ले जाओगे तो 100 हो जाएगा। ठीक, तो वो 3 डिजिट में चला जाएगा। अब देखो एलसीएम निकालना है, इसको 3 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 3×3×11। ठीक है ना, एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम, तो इसको लिख सकते हैं 3² × 11। अब देखो 3 और 3², तो हमने क्या कहा कि जिसकी पावर बड़ी हो वो लिखते हैं, और 11 यहाँ पे है तो 11 लिख लोगे, तो 9, ये भी 99 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, बी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट मतलब ABCD में से कोई चुनना है कि कौन सा सही है, और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आपको दे रखा है। बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर द पेरीमीटर ऑफ ABC, ये ट्रायंगल का साइन है, यहाँ पे ट्रायंगल को A लिख दिया है, ये ट्रायंगल है। ठीक है ना, ट्रायंगल ABC का जो पेरीमीटर है वो रेशनल है। अच्छा ठीक है, क्या ये रेशनल है, देखना पड़ेगा ना। ये 3 है, ये 2 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC की वैल्यू निकालेंगे, AC² = AB² मतलब 2 2 जा 4 और BC मतलब 3 3 जा 9 मतलब 13 आएगा, तो AC की वैल्यू आपकी आ जाएगी √13। ये √13 हो गया। ठीक है ना, अब जब ये √13 इरेशनल है तो उसमें कुछ भी जोड़ोगे ना तो वो इरेशनल ही होगा, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो गया। ठीक, क्योंकि √13 में अगर तुम 5 जोड़ रहे हो तो अगर ये रेशनल भले से है, लेकिन अगर उसमें इरेशनल जोड़ोगे तो वो इरेशनल हो जाएगा। ये भी हम 9th में पढ़े थे कि रेशनल में जब रेशनल जुड़ता है तभी वो रेशनल होता है, बाकी रेशनल में अगर इरेशनल जुड़ रहा है तो वो इरेशनल होगा, इरेशनल में अगर इरेशनल जुड़ रहा है तो भी वो इरेशनल होगा। ये हम क्लास 9th में पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे रेशनल में इरेशनल जुड़ रहा है इसलिए आपका इरेशनल होगा, तो फर्स्ट गलत हो गया। दिस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ठीक है, अगर ये मान लो एक रेशनल है
ये भी एक रेशनल है। तो इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4, इसका सम क्या हो गया 5, 5 भी तो रेशनल ही है। तो ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के स्क्वायर को अगर हम जोड़ते हैं तो वो भी हमेशा रेशनल होगा, बिल्कुल सही लिखा। तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, मतलब ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, 2 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। अभी मैंने पीछे बताया कि अगर इरेशनल नंबर जैसे √2 इरेशनल होता है तो √2 में अगर रेशनल 2 जोड़ रहे हैं तो वो इरेशनल ही होगा। ठीक है ना, मैंने तीनों कंडीशन भी बता दी। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब देखो दूसरा, द सम ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, द सम ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, मतलब नॉन जीरो रेशनल मतलब 2 या 3 या कुछ भी ले लो, बस जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एंड एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर मतलब √2 मान लो, अगर √2 है यहाँ पे √2 ही मान ले रहा हूँ, इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। मतलब दूसरा भी सही है। और दूसरा देखो क्या फर्स्ट वाले इक्वेशन को ये वो भी तो कर रहा है, एक्सप्लेन भी तो कर रहा है, इसमें भी तो एक नॉन जीरो नंबर है, जो 2 है वो नॉन जीरो ही तो है, जीरो नहीं है। ठीक है, और इसमें हम एक इरेशनल नंबर जोड़ रहे हैं तो देखो ये इरेशनल हो भी रहा है, तो ये इसको मतलब एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट 1। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सही होगा कि मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है, और 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, राइट आल्सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x। अच्छा ठीक है, अब देखो जब इस तरीके का टेबल बना रहता है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये क्या करना है 7 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो 13 सत्ते 91, आपकी ये इसकी वैल्यू हो गई 91। 91 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 × 9 3, 3 × 9 27, 273 हो गई, ये जेड की वैल्यू हो गई। मतलब आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें लिख देना 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 है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इसे लिख देना है। तो आपको सारी वैल्यू पता चल जाएगा। अब देखो 273 आ गई जेड की वैल्यू। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 3 से, तो देखो क्या 819 आ रहा है। तो 3 × 3 = 9 सही आ रहा है, 3 × 7 = 21, ठीक है, 2 कैरी आ जाएगा, और 3 × 2 = 6 7 8, ठीक है, 819 भी आ जा रहा है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 का तो दुगना 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, और 19 का दोगुना 38, तो 1638 हो गया। समझ में आया कैसे क्या, मैंने 819 को 800 + 19 लिख दिया, और इसको मैंने 16 से मल्टीप्लाई, 16 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या किया, ये 273 था ना, ठीक है ना, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने देखा 2 × 8 = 1600 हो गया, और 19 दूना 38, तो 1638 लिख दिया। ठीक है ना, अब 1638 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो अब इसको भी मैं 1600 + 38 लिख दे रहा हूँ, तो मुझे पता है 3200 आ गया, और 38 दूना 76, तो 3276 आ गया। ठीक है ना, ये हो गया टोटल ट्री। तो इसमें हमको आ गया x = 3276, y = 1638, और z = 273, और w = 91, ये आ गया। अब हमसे बोल रहा है आल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x, x का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। तो 3276 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 × 9 2, 2 × 6 12, 2 × 3 6, 2 × 8 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 × 8 16, 2 × 9 2, 2 × 9 18, ठीक है ना, 8 1 9, 3 से चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 1 9 3, अब 9 1 10 ये जाएगा नहीं, तो 7 से जाएगा, 7 1 9 7, 7 3 21, फिर 13 से चला जाएगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ लिखो, इसका 3276 को लिखो, क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 13, ये आपका आंसर हो गया। ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। ठीक है, 2 नंबर जो दे रखा है 2 और 3 रेशियो में दे रखा है, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज 2x और सेकंड नंबर इज 3x। ठीक है ना, अब देखो इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या हो जाएगा,
एक्स तो दोनों में कॉमन है, तो एक कॉमन वाला ले लेते हैं और साथ में जो एक्स्ट्रा रहता है, तो ये हो गया। और यही आपका दे रखा है 180, एलसीएम की वैल्यू 180 दे रखी है। अब इसको 6 से डिवाइड कर दो तो एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18 तो 30। तो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 30। अब 30 आ गई तो आपका दोनों नंबर कितना हो गया, फर्स्ट नंबर 2 इंटू 30 मतलब 60 हो गया। सेकेंड नंबर कितना हो गया, सेकेंड नंबर आ गया होगा 3x, तो 3 इंटू 30 मतलब 90 हो गया। ठीक है ना, ये 60 और 90 ये आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हो गया। अब एचसीएफ निकालो 60 और 90 का, तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 का फैक्टराइजेशन करो, 2 तिहाई 6, 2 15, 3 5 5 91, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। और इसको लिखो 90 को 2 45, 3 91, 3 3 5 15, 3 5 15 और 5 91, मतलब क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब देखो इसमें हम छोटे वाले टर्म को लिखते हैं, तो एचसीएफ में छोटे वाले टर्म को लिखोगे तो मतलब जिसकी पावर कम रहती है, तो जैसे यहाँ पे 2 की 1 पावर है तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा, और 3 की पावर 1 है तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा, और 5 दोनों में एक ही बार है तो 5 लिख दूंगा। तो 5 तिहाई 15 दूना 30, एचसीएफ आपका 30 हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 6 12 18 मिनट। एक 6 मिनट पे, एक 12 मिनट पे, एक 18 मिनट पे एक घंटी बजती है, और बोल रहा है कि वो 6 बजे बजती है। फिर बोल रहा है कि वो अगली बार कब एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो एक बार कब बजेंगी, तो हम एलसीएम निकालते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन कभी आए कि एक मतलब क्लॉक है, क्लॉक में एक घंटी इतने बजे के बाद बजती है, एक इतने मिनट के बाद बजती है, ये कितने मिनट के बाद बजती है। तो जब हमको पूछेगा कि एक बार मान लो वो तीनों एक साथ इस टाइम पे बजी, 6 बजे मान लो बजी, जैसा इस क्वेश्चन में कर रहा है कि वो 6 बजे एक साथ तीनों बजी, ठीक है ना। जैसे तीनों अलग अलग टाइम पे बजते बजते एक समय तो कभी ऐसा आ जाएगा ना कि वो एक टाइम पे तीनों बज गई, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि वो अगली बार कब एक साथ बजेंगी। ऐसा क्वेश्चन जब पूछता है तो हमको उसमें एलसीएम निकालना होता है, ठीक है ना। एलसीएम निकालो, तो 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब देखो एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या बोला था, एलसीएम 6 12 18, मैं क्या बोला था कि पावर जो है बड़ी वाली लिखते हैं। तो अब देखो 2 3 ही तीनों में आ रहा है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है 2 आ रही है, और 3 का सबसे बड़ा पावर भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 9 चौक 36, आपका 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ बजेंगी। अब देखो यहाँ पे 6 AM पे बजा है, 6 AM पे बजा है, तो 6:36 AM पे फिर सब दोबारा बजेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड। मतलब इतने टाइम के बाद सब अलग अलग चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। लाइट जो है वो 48 सेकेंड के बाद एक चेंज हो रही है, एक 72 सेकेंड के बाद, एक 108 सेकेंड के बाद, ठीक है। 7 बजे ऐसा हुआ, इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ वो 7 बजे चेंज हुआ। तो अब बोल रहा है कि वह कौन सा समय होगा जब वो फिर से एक साथ ही चेंज होगी, ठीक है ना। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि हम उसका एलसीएम निकालते हैं जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मतलब एक बार एक साथ बजे हैं, अब फिर कब एक साथ तीनों एक साथ बजेंगे, और तीनों का टाइम अलग अलग मान लो दिया हो कि इतने देरी बाद एक बजता है, इतने देरी बाद एक बजता है, इतने देरी बाद एक बजता है। तो ऐसे कंडीशन में हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं, 48 को हम क्या लिख सकते हैं 12 चौक 48 लिखते हैं, या 16 तिहाई 48 लिखते हैं, तो 2 की पावर 4 इंटू 3, ठीक है ना। 72 को क्या लिखेंगे 24 तिहाई 72 लिख दे, 6 चौक 8 त्रिक, तो 2 की पावर 3 8 त्रिक 24 तिहाई 72 मतलब 3 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखूंगा 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर सॉरी,
ठीक है। अब 108 को क्या लिखेंगे, 108 को चलो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। दो दो पाँच 10, दो चौक 8, दो दूना 4, दो सात 14। अब यहाँ पे 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम 48 72 108 का। अब देखो 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है, 4 है। तो अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 4 हो गया। अब 3 की पावर सबसे बड़ी 3 है, ठीक है ना। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 3 9 त्रिक 27, 16 7 112, 16 दूना 32, 33 10 43, मतलब 432 मिनट के बाद फिर से बजेगा। इसको 60 से डिवाइड कर दो तो घंटे में आ जाएगा। तो 6 36, 7 जा 42, मतलब 7 घंटे बाद, 7 घंटे बाद 7 जा 42, ठीक है ना, 42 हो गया। और 12 मिनट बाद, 7 घंटे 12 मिनट बाद बजेगा, 7 और 12 मिनट बाद। तो 7 में 7 जोड़ो, मतलब 2:12 PM पे बचेगा, ठीक है ना। ये ऐसे करते हैं, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसमें भी हम वही करेंगे। मैं बस आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, मैं ए और बी लिख नहीं रहा हूँ। आप स्टार्टिंग में मान लेना, लेट अस कंसीडर कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज रेशनल, क्योंकि यहाँ पे इरेशनल प्रूफ करना है तो आप रेशनल मान लेना ए और बी। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1/√2 को a/b हम मान लेंगे, फिर स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायर बोथ साइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, b² = 2a² हो जाएगा। अब यहाँ पे b² जो 2a² के मल्टीपल है, इसका मतलब b² जो होगा इज डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। तो अब b² डिविजिबल होगा, इसका मतलब b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब जब b डिविजिबल बाई 2 होगा तो हम b को क्या मान लेंगे, हम b को मान लेंगे कोई मान लेंगे 2c मान लेंगे, b को हम 2c मान लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन में मान ले रहा हूँ। b को जब हम 2c मान लेंगे तो हम पुट कर देंगे इसको 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1। देखो ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप इसमें पूरा लिख लेना। जैसे हम फर्स्ट स्टार्टिंग में कहते हैं √2 को मतलब रेशनल प्रूफ कहते हैं, उसमें जो जो लाइन लिखे थे वही वही इसमें लिखते चलना है, ठीक है ना। b = 2c पुट करो तो 4c² = 2a² हो जाएगा। अब 2 से 2 यहाँ भी कट जाएगा, तो यहाँ पे वो मिल गया 2c² = a²। अब इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं a² इज डिविजिबल बाई 2, a² इज डिविजिबल बाई 2। अब a² डिविजिबल है, इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अब देखो, अब हमने जब स्टार्टिंग में मानेंगे तो हमको पता रहेगा a और b को प्राइम है, मतलब उसका सिर्फ एक फैक्टर 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है, a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाई 2, अब जब दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये को प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये को प्राइम नहीं है। Therefore a and b are not को प्राइम। जब ये दोनों को प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एजम्पशन था कि ये मतलब रेशनल है, वो वही गलत है। Therefore our assumption is wrong, hence we conclude that 1/√2 is irrational, ठीक है ना। तो ये ऐसे होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो √p इज एन इरेशनल नंबर। तो √p इज एन इरेशनल नंबर, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे 2 था वहाँ पे आप
वहाँ पे आप 3 अगर पूछ रहा है रूट 3 इज इरेशनल तो वहाँ पे 3 लिखते चले जाओगे, जहाँ इसका स्क्वायर आएगा वहाँ पे आपको 4 लिखा रहा था तो 2 से 4 कट जा रहा था तो वहाँ पे 3 से 9 कट जाएगा। अगर 11 लोगे तो 11 से 121 कट जाएगा। वही यहाँ पे p से p स्क्वायर कटेगा तो वहाँ पे p होगा। तो वही चीज़ जहाँ 2 था वहाँ पे p लिखते चले जाएंगे। चलो अच्छा, इसको भी मैं कर दे रहा हूँ, रूट p इज एन इरेशनल। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, रूट p को मैं मान ले रहा हूँ a/b, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो p स्क्वायर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, सॉरी p, केवल p स्क्वायर नहीं, p स्क्वायर करेंगे ना तो ये p हो गया। अब देखो a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ p, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p लिखेंगे, सॉरी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p। इसका मतलब ये हो गया a इज आल्सो डिविजिबल बाई p, डिविजिबल बाई p। तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसलिए हम लिख सकते हैं a इक्वल टू पी सी, ए इक्वल टू पी सी लिखेंगे, ठीक है ना। अब पी सी को पुट करेंगे, पी सी को जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से p जो है ये p से कट जाएगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर हो जाएगा, पी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी। जब पी बी स्क्वायर डिविजिबल होगा पी से तो मतलब बी इज आल्सो डिविजिबल बाई पी। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है ए, सिंस ए एंड बी बोथ डिविजिबल बाई पी, देयरफॉर इसलिए ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम, क्योंकि इसके अब एक p भी फैक्टर हो गया और एक 1 फैक्टर होगा ही, ठीक है। तो इसका अब जब p फैक्टर हो गया तो मतलब a और b को प्राइम नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन ठीक है ना। तो हमने जो रेशनल माना था रूट p को वो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है। हेंस वी कंक्लूड रूट p इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है, इसको आप अच्छे से लिखोगे। पहले लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी कि रूट p जो है वो आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। और a और b आप लिखोगे कि वो को प्राइम रहेगा। फिर आप ये रूट p से लिखना शुरू करो, रूट p इक्वल टू a/b, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में अब आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ p q आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट रूट p एंड रूट q इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको भी देखो उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं। लेट अस अज्यूम रूट p प्लस रूट q इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या मानेंगे कि ये a बाई बी के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है ना। अब देखो नाउ रूट p प्लस रूट q इक्वल टू a बाई बी। अब देखो जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं रूट 2 को इरेशनल बता रहा था, नहीं रूट 2 को नहीं, रूट 5 प्लस रूट 3, शायद 5 प्लस रूट 3 या 5 माइनस रूट 3 कुछ ऐसा था क्वेश्चन पीछे। तो उसमें मैं बता रहा था कि कभी आपका आएगा रूट p प्लस रूट q, 2 टर्म आपके रूट में आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक रूट टर्म को दूसरे साइड ले जाएंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे ना तो जो इस साइड मतलब लेफ्ट साइड में ही जो रूट रह जाएगा वो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे रूट का तो खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरे साइड जब जाओगे तो उसमें फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर, उसमें भी खत्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर और सेकंड टर्म स्क्वायर में। लेकिन जब 2ab करोगे तो वहाँ पे एक रूट टर्म बचेगा।
तो जब एक रूट टर्म बचेगा उसको एक साइड ले जाओगे, बाकी सारा टर्म दूसरे साइड ले जाओगे, ठीक है ना। तो चलो पहले इतना करते हैं, p इक्वल टू a माइनस बी माइनस रूट क्यू, ठीक है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे रूट p वाला जो रूट है वो हट जाएगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा p, और यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस q माइनस 2a अपॉन बी रूट क्यू, ठीक है ना, 2ab ये बचेगा। अब देखो मैंने क्या बोला, रूट वाले टर्म को एक साइड रखो, बाकी सारा टर्म एक साइड ले जाओ, ठीक है। तो अब करते हैं हम, मैं क्या किया, 2a अपॉन बी रूट क्यू को मैं इस साइड ले गया, बाकी सारा टर्म मैं इस साइड ले गया, रूट a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी, ठीक है। अब देखो 2a अपॉन बी रूट क्यू इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस पी अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारा टर्म रूट को छोड़ के सब उधर ले जाओ, तो रूट क्यू इक्वल टू बी अपॉन 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्यू माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि ये जो राइट साइड टर्म है a और b, p और q सारा इंटीजर है, क्योंकि p और q को देखो, एक मिनट, एक लाइन खींचता हूँ पहले। अब देखो ये p और q जो है इसको प्राइम पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, मतलब ये p और q जो है ये आपका इंटीजर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैं b लिखता चला रहा हूँ, तो इसको आप p लिखोगे, ये p है, ठीक है ना। ये आपका इंटीजर है, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर ये कंपोजिट को प्राइम है, तो ये भी आपका इंटीजर ही है। तो जब ये सारे इंटीजर है ना, इंटीजर का जब सिंप्लीफिकेशन करोगे कभी भी वो हमेशा रेशनल ही आएगा, अगर उसमें रूट वूट नहीं लगा है। तो ये पूरा टर्म आपका रेशनल है, अगर ये पूरा टर्म आपका रेशनल है और वो रूट क्यू के इक्वल है, इसका मतलब रूट क्यू भी आपका रेशनल हो गया, ठीक है ना। तो इतना लिखो पहले, और जब ये रेशनल हो गया इसको लिखते हैं, ठीक है ना। इसको लिखो रूट क्यू इज रेशनल। क्यों रेशनल है, क्योंकि a b p q आर इंटीजर्स, ठीक है ना। देयरफॉर इसलिए RHS इज रेशनल। तो जब RHS रेशनल हो गया तो आपका रूट क्यू भी रेशनल हो जाएगा, रेशनल, ठीक है ना। जब रूट क्यू रेशनल हो गया, दिस इज अ contradiction as root q is an irrational number। अब देखो तुमको एक चीज़ ये नोटिस करना चाहिए कि मैंने रूट क्यू को इरेशनल ही क्यों मान लिया। रूट क्यू अगर 4 होता तो वो तो सीधे सीधे 2 हो जाता, तो वो तो रेशनल होता। लेकिन ध्यान से देखा करो, इसीलिए कहता हूँ ये p और q जो दे रखा है, p और q जो दे रखा है ये प्राइम दे रखा है। प्राइम मतलब ये जो आपका q है ये 2 होगा या तो 3 होगा या 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ये सब चीज़ें होगी। तो ये जब रूट में रहता है ना तो वो आपका इरेशनल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, हेंस अब देखो जब रूट क्यू इरेशनल नंबर हो गया तो रूट पी भी इरेशनल ही है, क्योंकि यहाँ पे तो प्राइम पॉजिटिव दे रखा है ना। हालांकि रूट क्यू जब इरेशनल हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो किसी के साथ भी जुड़ेगा उसको भी इरेशनल कर देगा, क्योंकि हमको पता है रेशनल जब रेशनल के साथ जुड़ता है तभी वो रेशनल होता है। रेशनल के साथ इरेशनल जुड़ेगा तो भी इरेशनल होगा, इरेशनल के साथ जुड़ेगा तो भी इरेशनल होगा। ये भी मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हूँ, ठीक है ना। हेंस रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। तो बस यहीं तक था आपका, और इससे पहले मैं आपको ट्रायंगल करा चुका हूँ, इससे पहले मैं आपको सर्कल करा चुका हूँ, और फिर आज ये मैं रियल नंबर करा दिया।
ठीक है ना। ये 3 चैप्टर हो गए आपके, ठीक है ना। ऐसे ही करके मैं आपको सारे चैप्टर करा दूंगा, और उसमें मैं क्या क्या करा रहा हूँ, मैं आपको बोर्ड्स में पूछे हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स और जो भी मतलब पूछे गए एग्जाम में वो तो करा ही रहा हूँ, और साथ में आर डी शर्मा के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें कवर कर दे रहा हूँ, और हर टाइप का सवाल आपका इसमें कवर हो जा रहा है। बस आपको ज़रूरत क्या है, ध्यान से देखने की। आप उसको ध्यान से देखिए, समझिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार में समझिए, 3 बार में समझिए। हालांकि मैं 2-3 बार तो वीडियो में ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको ज़रूरत लग रहा है तो आप उसको रिवर्स करो, फिर देखो। और जिसको लग रहा है कि थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो वो स्पीड भी बढ़ा के अपना देख सकता है। ये सारी सुविधाएँ आपको यूट्यूब में मिल जाती हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और एक बात, मैं खुद 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया हूँ। मुझे पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, समझ रहे हो ना। मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, और आप इसको पढ़ोगे, आप पूरे में पूरे नंबर लाओगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है ना।